क्यों ना ये विट्ठल भगवान रुक्मिणी माता का मंदिर यूके में हो जाए। तो जब 7 साल वारी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी बहुत हो गया। मेरे जैसे यहाँ पे लाखों विट्ठल भक्त हैं यूके में, जिनके लिए यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए यूके में। तो मैंने सोचा नहीं, अब विट्ठल भगवान को यूके लेके आना है। जो रियलिटी है लोग भूल जाते हैं, कैमरे के पीछे क्या हुआ। मन में ठान लिया था कि जो सपना लिया है वो पूरा करना है। अगर आप सोच सकते हो कि अगर आप कोई भी चीज शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपके साथ आती है। शाहरुख खान जी का डायलॉग है, ना मुझे किसी के पास जाना है, ना मुझे किसी से पैसा लेना है, जितना भी हो सके मुझे खुद से करना है। कैसे ये सपना आपकी जिंदगी का जिम्मेदारी बन गई? So I was little bit pressurized with work, business, family and everything. 21 दिन 30 दिन आप पैदल चलते जाते हो। वो महीना था आषाढ़ महीने का। मैंने खुद 7 साल वारी की है। मेरा खाली एक बार विट्ठल भगवान का आषाढ़ी के दिन दर्शन हुआ है। तो जब 7 साल वारी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी बहुत हो गया। मेरे जैसे यहाँ पे लाखों विट्ठल भक्त हैं यूके में, जिनके लिए यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए यूके में। तो मैंने सोचा नहीं, अब विट्ठल भगवान को यूके लेके आना है। क्या परिवार में कोई डर था? लेकिन जब मैंने ये प्लान फैमिली के साथ डिस्कस किया, मेरे वाइफ के साथ, मेरे माँ के साथ, सो देयर वाज अ फियर नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको 22 अलग अलग देशों से जाना है, वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, और वो भी ड्राइव करते जाना। मेरा बेटा छोटा है, लेकिन उसके बातों में मुझे पता चल रहा था कि डैडी हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव, कि कहीं ये जर्नी अगर मुझे किसी ने बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने दिया, या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम किसी ने, कस्टम वाले ने वो जो पादुकाएं थी वो सिल्वर की बनाई थी, किसी ने निकाल लिया, तो मेरा ये पूरा सपना ही अधूरा रह जाएगा। तो आपको किसी ने फंड किया था ये सब करने के लिए? वी बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे हम डे टू डे 9 to 5 जॉब करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहते हैं। ये जो जर्नी थी पंढरपुर टू लंदन, ये लगभग 40 लाख रुपए या आप 40,000 पाउंड बोल सकते हो, इतना खर्चा था। तो इसके लिए किसी ने फंडिंग नहीं किया। कहीं ये ट्रिप मेरे गले में तो नहीं आके पड़ेगी। सो वॉज इट फियर समवेयर? ये फियर नेचुरल है। पर क्या कोई ऐसी कोई रात, ऐसा कोई दिन जो सबसे डरावना रहा? डर ऐसा कि या तो छोड़ दे या पार हो जाए, ऐसा कोई अनुभव? पहली बार मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता रहा हूँ, एक ऐसी रात है जहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद ये जर्नी यहाँ पे समाप्त हो सकती है। नॉट जस्ट जर्नी, लेकिन कहीं लाइफ की जर्नी ना रुक जाए। ऐसे भी कोई बॉर्डर के कोई किस्से जो अनसुने हैं, अनकहे हैं, जिसकी कभी कैमरे के सामने कभी चर्चा नहीं हुई? डेफिनेटली जो चैलेंजिंग बॉर्डर बोल सकते हैं, या रिमेंबर वाली बॉर्डर जो बोल सकते हैं। नेपाल से तिब्बत में एंट्री कर रहे थे, 2 चाइनीज ऑफिसर हमारे गाड़ी के पास आए एंड दे वर टेकिंग अ पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ आवर कार। सो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। हम लोग आपको चाइना में एंट्री नहीं देंगे। अनिल जी, यूके में आने के बाद मंजर क्या था? वो अद्भुत नज़ारा था। एक एक्शन पूरा होने वाला था। सो एक्साइटमेंट, इमोशंस, डर भी था। जैसे भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे, वैसे विट्ठल भगवान यूके पहुंच रहे। वो नज़ारा था, वो देखने लायक था। रिसेंटली जो ये इवेंट हुआ, वाद्य महोत्सव 2026 6 जून को जो हुआ था, उसने इतिहास रच दिया। ये इवेंट करते वक्त कैसे चैलेंजेस, क्या कम्युनिटी ने आपको सपोर्ट किया? मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कोरोनेशन दिन, राज्याभिषेक। तो यूके में 13 से भी ज़्यादा ढोल तशा पथक है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 250 वादक, मतलब परफॉर्मर्स, 109 ढोल्स, 45 ताशा, 70 झांझ एंड 22 शंख एक साथ आके उन्होंने जो निनाद किया, जो गूंज उठी यहाँ से, वो भारत तक गई। और ये जो पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, उसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका जिक्र हुआ है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से लेके छोटे से छोटे रियल स्टार ने भी इसको प्रमोट किया। ऐसा कोई टाइम जब ये डिस्कस करते वक्त किसी का डिसएग्रीमेंट होता था कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, डेफिनेटली होता है। जब आप 2 अलग अलग विचारों वाले लोग इकट्ठा आते हैं तो डिसएग्रीमेंट होता है। यहाँ पे तो आपको बहुत बड़ी टीम को साथ में लेके जाना है। एंड देन सेकेंडली फंड रेजिंग करनी है टेम्पल के लिए। तो मुझे लगता है जब आपका विजन, आपका बेस अगर क्लियर हो ना, चैलेंजेस आपको आते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, देन लेकिन व्हेन वी लुक बैक कि हमने ये क्यों किया था, तो उसको आंसर मिलता है क्या से। यूनाइटिंग अ हिंदू इज अ डिफिकल्ट टास्क। ये ग्लोबल वारी के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि आई थिंक वारी, आई मीन यू वांटेड टू ब्रिंग पादुका फ्रॉम इंडिया टू यूके। पिछले साल जो आप लेके आए, अब वही पादुका भी नहीं लेके जा रहे।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये वापस क्यों कर रहे हैं आप लोग। मतलब एक बार हो गया, सब हो गया, फोटो वोटो आ गए, यहाँ पे मंदिर भी बनने जा रहा है, तो अपन क्यों कर रहे हैं। सो ये जो वारी है ये धागा है वो श्रृंखला का। वारी के थ्रू हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। किसी ने 700 साल 750 साल पहले ये वारी 1 या 2 लोगों ने शुरू की होगी, तो आगे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मुझे लगता है कि ये लिखा जाएगा कि अभी बस भारत के अंदर से नहीं, महाराष्ट्र के अंदर से नहीं, हर से लोग पंढरपुर आ रहे हैं ये वारी परंपरा जो सिंप्लिसिटी है, डिवोशन है, लव, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। इंडिया में अगर मंदिर बनाना तो शायद रास्ता आसान है, पर यूके में उसके चैलेंजेस कुछ और ही हैं। पॉलिटिकल प्रेशर्स, द वे द डायनामिक्स आर चेंजिंग ऑफ यूके, लोकल अथॉरिटीज़ का, ये तो जैसे आपने इवेंट की बताया, लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ की परमिशंस, जब एक टेम्पल बनाने की बात आती है, पॉलिटिकल प्रेशर्स, द वे द डायनामिक्स आर चेंजिंग ऑफ यूके। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पीटरबोरो का हिंदू टेम्पल इज एट अ रिस्क। सो अनिल जी, डू यू फोरसी सच रिस्क? डू यू हैव फियर फॉर सच सॉर्ट ऑफ रिस्क? ये आज पीटरबोरो का होगा, कल और किसी टेम्पल के साथ हो सकता है। तो इसके लिए चाहिए फंडिंग, इसके लिए चाहिए कम्युनिटी टुगेदरनेस। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, विट्ठल मंदिर के लिए दे दीजिए, आपके सराउंडिंग में मंदिर है उसको दे दीजिए। ज़्यादा नहीं मांग रहे, आपकी खुशी है तो ज़्यादा दे दीजिए। फियर तो है क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, काउंसिल के थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हैं। फियर रहता है कि कहीं पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो जाए या एक्सटर्नल फोर्सेस ना आ जाए। मतलब घर बनाना बहुत ईजी है लेकिन मंदिर बनाना बहुत हार्ड है। चैलेंजेस, येस, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। मतलब जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको सर्वेस करने हैं, प्लानिंग एप्लीकेशन करना है, दैट इज़ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैं मतलब आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि वी आर वेरी स्मॉल चैरिटीज, विद इन 6 मंथ वी मैनेज टू सिक्योर आवर प्लेस। लेकिन हमने जो ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं और एक दिन हम लोग अपने खुद के मंदिर में बैठे। लेकिन एक ही है कि हमारी कम्युनिटी को इकट्ठा रहना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो 10 पाउंड एक ही टेम्पल को दे दीजिए, आप 2-2 पाउंड 5 टेम्पल को डायरेक्ट डेबिट लगाइए। कुछ लाखों करोड़ की मांग नहीं करे, छोटा सा दीजिए, आप देखो ये कहाँ पे निकल जाएगा। और ये आपके लिए नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए, आपके बेटों के लिए, बेटे के बेटों के लिए, उसके बेटे के बेटों के लिए। क्योंकि ये जो मंदिर बनता है ना, वो 1 साल 2 साल के नहीं, 100 200 300 साल पुराने के लिए होता है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम यहाँ के हमारे जीवन काल में कुछ छोड़ के जाए आगे वाली जनरेशन की। आपने अभी फंडिंग के बारे में बात कही। अनिल जी, एक बात बताइए, मंदिर बनाने के लिए आपको ये अकेले का तो काम है नहीं, रियलिटी में आपको कम्युनिटी का कितना सपोर्ट मिल रहा है? क्या हिंदू कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है? और अगर वो सपोर्ट कर रही है तो अभी तक आपने कितना फंड इकट्ठा किया है? लास्ट के 6 महीने में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के। अनिल जी, लोगों के मन में परसेप्शन है कि मंदिर इज अ बिजनेस। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मंदिर इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें से पैसा कमा सके। क्या रियलिटी है? बहुत सारे मंदिर इस उनके कारण जो अच्छे मंदिर वो बदनाम हो रहे हैं कि हमारा पर्पस और विजन क्लियर है, क्यों कर रहे हैं हमें। जब तक हमारा क्यों क्लियर है, ये चीज़ नहीं होगी बिजनेस की। अगर हमारा क्यों है पैसा कमाना, तो उस दिन लोग हम लोगों को गालियाँ देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा क्यों है मंदिर बनाना है, हमारी आस्था का स्थल बनाना है। आप जितनी फंड्स के फिगर्स की बात करते हैं, डू यू फियर ऑफ चैरिटी कमीशन कमिंग बैक टू यू? वेलकम व्यूअर्स टू द शो। दोस्तों, हम सबको सपने आते हैं, कुछ ऐसे जो हम रात को देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे जो कभी कभी एक व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देते। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिसने रात को सपना देखा और वो चल पड़ा पंढरपुर। क्यों? वहां से वो 22 देश, 20,000 से ज्यादा किलोमीटर और 70 से अधिक दिन की नॉन स्टॉप जर्नी करके इंडिया से यूके आया। आता क्यों है? क्या लेकर आता है? वो आता है भगवान श्री विठोबा के चरण पादुका लेकर आता है। जब लोगों ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तो उसने इस सपने का जिक्र किया जो उसने देखा था, विठोबा का एक भव्य मंदिर यूके में। दोस्तों, वो दिन 2025 का और आज का ये दिन, बस कुछ ही दिन पहले एक जबरदस्त इवेंट होता है
जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री बनाई, एक वाद्य महोत्सव जिसका नाम है 6 जून 2026 को। दोस्तों, ऐसी एक अद्भुत कहानी आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, और ये साक्षात वह व्यक्ति जिसने ये जर्नी पूरी की और उसका हर एक पहलू, हर एक पल आज हम डीकोड करने वाले हमारे शो में। सो बने रहिए हमारे साथ, इस शो को आप एंड तक देखिए, और आपको क्या क्या अच्छी चीजें लगती है आप हमको लिख के भेजिए कमेंट में। सो दोस्तों, हेल्प मी वेलकम मिस्टर अनिल खेड़कर जी। अनिल जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्ते रामकृष्ण हरी, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट शो। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, आप एक बात बताइए, भगवान ने आपको सपना दिया, आप तो निकल पड़े। नॉर्मली किसी भी एक व्यक्ति को सपना आता है तो एक सपना सपना ही होता है, नॉर्मली लोग इतना सीरियसली लेते नहीं। अनिल जी, मैं वो एक क्षण जानना चाहता हूँ, वो वाला सेकंड जानना चाहता हूँ जब आपको सपना जब ये आया और आपने इस सपने को सीरियसली ले लिया, वो क्या टाइम था? कैसे ये सपना आपकी जिंदगी का जिम्मेदारी बन गई? तुषार जी, मैं आपको ये सपने के बारे में थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ जी। सो बेसिकली जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली, जहाँ पे आप ग्रो करते हो, ये सब संत परंपरा है, वारकरी संप्रदाय है, उसको देखते हुए आप ग्रो करते हो। आप देखते हो कि आपकी लाइफ की सिंप्लिसिटी, डिवोशन टुवर्ड्स विट्ठल भगवान, या जो भी भगवान को आप मानते हो, उसकी तरफ आपका जो डिवोशन है, वो देखते हुए मैं बड़ा हो गया था। और जब मैं 2008 में यूके में आया था, सो यहाँ पे आने के बाद सब कुछ नया था। यहाँ का कल्चर, यहाँ का वेदर, भाषा, जो कुछ भी, ये सब नया था। लेकिन जैसे जैसे मैं करियर में आगे बढ़ता गया, कुछ कुछ चीजें ऐसे लगने की कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे भारत से इतने दूर रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जिसमें हमने ग्रो किया है, यहाँ पे कहीं तो मिसिंग नहीं हो रहा है। और महाराष्ट्र में 750 साल पुरानी एक परंपरा है वारी की, जो वारकरी संप्रदाय बोलते हैं। सो विट्ठल भगवान जो महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से, गांव से लोग निकलते हैं आषाढ़ महीने में पंढरपुर की तरफ। तो उसका एक यहाँ पे काम करते हुए ड्रीम था कि क्यों ना वो जो हमारा विट्ठल भगवान है, उनका मंदिर यहाँ पे हो जाए। तो जब ये मन में ईर्ष्या आ रही थी, तो जो चीज हम लोग सोचते हैं वो हमारा ड्रीम बन जाता है। और नेचुरली एक चीज मन में आ रही थी कि क्यों ना ये विट्ठल भगवान, रुक्मिणी माता का मंदिर यूके में हो जाए। जो बहुत सारे विट्ठल भक्त है अक्रॉस यूके में, उनके लिए कुछ ना यहाँ पे हो जाए, जो कोई भी रीजन के कारण भारत नहीं जा सकते। तो ये जो सपना था, ये सपना एक्चुअली जैसे जब मैं यूके में बढ़ रहा था, करियर में ग्रो कर रहा था, दिन ब दिन आ रहा था। लेकिन आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट आप पूछ रहे हो, वो था 2017 में। ओके। जब लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही थी, आपके, मेरे और हर किसी के लाइफ में होता है कि आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हो, फैमिली, वर्क, बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एक आप थोड़ा सा प्रेशर महसूस करते हो। सो 2017 में सेम थिंग हैपन विथ मी। सो आई वाज लिटिल बिट प्रेशराइज विथ वर्क, बिजनेस, फैमिली एंड एवरीथिंग। तो मैंने देखा कि मेरे जो 12th के क्लासमेट, मेरे दोस्त थे, वो लोग जाते थे वारी के लिए। वो महीना था आषाढ़ महीने का। तो आषाढ़ महीने में वो लोग निकल पड़ते हैं पूना से। पुणे में आलंदी करके संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का समाधि मंदिर, वहां से लोग निकल पड़ते हैं पैदल पंढरपुर की तरफ। वारी मतलब क्या होता है? सो वारी बेसिकली, जैसे मैंने बोला कि 750 साल पुरानी एक परंपरा है, जहां पे लोग निकल पड़ते हैं पैदल पंढरपुर की तरफ, विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। यात्रा आषाढ़ महीने में। तो महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से, शहरों से, जैसे आलंदी, देहू, पैठण, शेगांव, अलग अलग गांवों से लोग निकल पड़ते हैं पैदल पंढरपुर की तरफ। कोई गांव में 20 दिन की यात्रा रहती है, कई जगहों पे 60 दिन की यात्रा रहती है। तो डिपेंडिंग आप कितना दूर रहते हो पंढरपुर से। एक ही एम रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है, आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में जाना है। ऐसा कहा जाता है कि, मराठी में आपको बोलता हूं, जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपुर। इसका मतलब ऐसा है कि चराचर मतलब जब पृथ्वी नहीं थी तब पंढरपुर था। ओके। तो ऐसा बोला जाता है कि पंढरपुर में विष्णु भगवान के रूप में पांडुरंग आए थे अपने शिष्य को मिलने के लिए। तो उसी परंपरा के तरीके से लोग आषाढ़ महीने में निकलते हैं पंढरपुर की तरफ।
तो जो विट्ठल भगवान है वहां पे आपके लिए वेट करते हैं। तो ये वारी की परंपरा है बेसिकली। ओके। तो 2017 में मैंने सोचा क्यों ना ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लैपटॉप, इनसे थोड़ा दूर चला जाए। थोड़ा सा हम लोग मेडिटेशन के बारे में आजकल बात करते हैं। कोविड के बाद ये सब बढ़ रहा है कि आपको थोड़ा सा एक पीस चाहिए लाइफ में, जो भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग लाइफ में, जिंदगी में। तो 2017 में मैंने सोचा चलो एक 10-15 दिन लाइफ के निकालते हैं रिलैक्स। जो मेरा माइंड था वारी ज्वाइन करने का, एक बिजी लाइफ शेड्यूल में से निकाल के कहीं पे वॉक करने के लिए निकल जाए, भक्ति की तरफ, डिवोशन की तरफ। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरा ये मकसद था कि 10-15 दिन थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर जाऊं, लेकिन जब मैंने एक्चुअली आलंदी से चलना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि वारी जो है इज नॉट ऑल अबाउट टेकिंग 15 days आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल। वारी का जो 3 चीजें मैंने सीखी, सिंप्लिसिटी, डिवोशन एंड लव। मतलब सिंप्लिसिटी मतलब आप वहां पे जाओ, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई काला है ना कोई गोरा है, ना स्त्री पुरुष में भेदभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पे जब वारी में जितने भी लोग चलते हैं, लाखों लोग हर साल चलते हैं, एक दूसरे को वो माउली कहते हैं। मराठी में माउली का मतलब होता है माँ और आई। तो हर किसी को, छोटे को बड़े को, स्त्री पुरुष, सबको हम लोग माउली कहते हैं। तो ये एक सिंप्लिसिटी है कि हम लोग सब एक बराबर है। जब जिस भगवान ने हमको बनाया है हम एक ही तरीके से है। दूसरा है डिवोशन। आप सब सोच सकते हो 15-20 दिन 25 दिन आप एक ही लक्ष्य की तरफ चलते हैं, मुझे पंढरपुर पहुंचना है। और उसमें से आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, 21 दिन 30 दिन आप पैदल चलते जाते हो और उसमें से 20 या 30% लोगों का ही भगवान विट्ठल के दर्शन होते हैं। मैंने खुद 7 साल वारी की है, मेरा खाली एक बार विट्ठल भगवान का आषाढ़ी के दिन दर्शन हुआ है। बाकी 6 साल हमने खाली जो कलश रहता है, मंदिर का कलश, उसके दर्शन करके बहुत सारे लोग वापस निकल के आते हैं। तो ये मानना है कि जब कोई भी आदमी या माउली पंढरपुर की तरफ वॉक करते तो पांडुरंग पंढरपुर में नहीं होता है, विट्ठल भगवान आपके साथ चलते हैं। और जो भी वारकरी 1,00,000 10 लाख जितने भी लोग चल रहे हैं उनको ये अनुभव आता है कि विट्ठल भगवान उनके साथ है। सो मैंने बोला सिंप्लिसिटी, एवरीवन इज इक्वल। सेकेंड इज डिवोशन, कि मुझे बस पंढरपुर जाना है, विट्ठल भगवान के धरती को छू के वापस आना है। मेरे दर्शन नहीं हुए तो भी चलेगा, लेकिन बस मुझे वहां पे जाना है, वापस आना है। एंड देन थर्ड इज लव। मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही कि मैंने देखा कि जब लोग वहां पे चलते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, सब गांव से अपने अपने मोहल्ले से निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां पे भूखा नहीं सोता है। 5 लाख 10 लाख लोग पैदल चलते हैं, हर किसी को 2 टाइम का खाना मिलता है, हर किसी को सोने के लिए जगह मिलती है। आप सोचोगे कि छोटे छोटे गांव में अगर एक साथ 5 लोग आ जाए तो खाने की दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये नहीं होता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वारी, सिंप्लिसिटी, डिवोशन एंड लव। सो ये कारवा बस यहां से चलता गया एंड आई थिंक फिर आगे आगे मुझे ये जो सपना था उसको साकार करने के लिए भगवान ने रास्ता दिखाया। सो तुषार जी, आपने पूछा कि ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये ड्रीम आपको यहाँ पे पूरा करना है। तो जब 7 साल वारी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं अभी बहुत हो गया। मेरे जैसे यहाँ पे लाखों विट्ठल भक्त हैं यूके में, जिनके लिए यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए यूके में। तो मैंने सोचा नहीं, अब विट्ठल भगवान को यूके लेके आना है, तो कैसे लेके आना है। तो हवाई जहाज से तो मैं लेके आ सकता था, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, पंढरपुर से निकल के मैं यहाँ आ सकता था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, जो 750 साल पुरानी जो मैंने वारी की हिस्ट्री बताई आपको, बस मुझे वो फॉलो करनी है। तो उसके लिए पैदल तो आना थोड़ा मुश्किल है भारत से यूके तक। तो उसके बाद नेक्स्ट जो रूट था वो था बाय कार। आई थिंक दैट इज द मोमेंट वेयर आई थॉट कि नहीं, मुझे विट्ठल भगवान को यूके लेके आना है। आप सोच सकते हो हर एक चीज का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आया। तो मेरा भगवान जो मेरी आस्था है, मेरे जीने का एक जरिया है, उसका ग्लोबलाइजेशन क्यों ना हुए। तो इसके लिए मैं लेके आया विट्ठल भगवान को बाय रोड यूके। वाव वाव, व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी यू हैव अनिल जी, अमेजिंग। ये बात सुनने में इतनी ज्यादा हीरोइक लगती है कि आपने 22 देश, 70 से ज्यादा दिन, 20,000 से ज्यादा किलोमीटर आप गाड़ी के रूट से, मतलब बाय रोड आप यूके आए। ये बहुत ज्यादा हीरोइक है। लेकिन अक्सर जो रियलिटी है लोग भूल जाते हैं, कैमरे के पीछे क्या हुआ। जैसे आपके परिवार में क्या चर्चा हुई,
क्या परिवार में कोई डर था? आपके वाइफ ने क्या कहा, आपके बेटे ने क्या कहा, आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था, और ये सब का कॉस्ट आपको किसी ने फंड किया था ये सब करने के लिए? सो ये क्या था रियलिटी? और कहीं आपको ऐसा लगा कि कहीं ये ट्रिप मेरे गले में तो नहीं आके पड़ेगी? सो वाज इट फियर समवेयर? जब हम लोग ये बहुत बड़ा सपना चेस करने के लिए देखते हैं तो ये फियर नेचुरल है, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे हम डे टू डे 9 to 5 जॉब करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहते हैं। लेकिन जब मैंने ये प्लान फैमिली के साथ डिस्कस किया, मेरे वाइफ के साथ, मेरे माँ के साथ, सो देयर वाज अ फियर नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको 22 अलग अलग देशों से जाना है, वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, और वो भी ड्राइव करते जाना है। तो नेचुरली फियर था। जिस कल्चर से हम लोग आते हैं, जनरली अगर आप कोई अच्छी चीज करने जा रहे हो तो मन में आपके डर रहता है, लेकिन आप वो बोलते नहीं हो, क्योंकि कहा जाता है कि आप वो अपशकुन होता है। अगर कोई चीज आप गलत बोलते हो टोक दिया जाता है, तो वो टोकते नहीं है। वो मुझे पता चल रहा था मेरी माँ के आंखों में, मेरी वाइफ के आंखों में। मेरा बेटा छोटा है, लेकिन उसके बातों में मुझे पता चल रहा था कि डैडी हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव, क्योंकि जनरली बच्चों को पता है कि बस फ्लाइट से आते हैं यहाँ पे भारत से यूके में। तो वो डर था, लेकिन किसी ने खुल के आगे आके बोला नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं मैंने उसको टोक दिया तो इसका ये सपना ये टूट ना जाए। तो ये फियर जरूर था, मेरे मन में भी था कि कहीं ये जर्नी अगर मुझे किसी ने बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने दिया, या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम किसी ने, कस्टम वाले ने वो जो पादुकाएं थी वो सिल्वर की बनाई थी, किसी ने निकाल लिया, तो मेरा ये पूरा सपना ही अधूरा रह जाएगा। तो डर डेफिनेटली था, लेकिन एक मन में ठान लिया था कि जो सपना लिया है वो पूरा करना है। अगर आप सोच सकते हो कि अगर आप कोई भी चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ आती है, शाहरुख खान जी का डायलॉग है। तो ऐसा हो गया कि मेरे साथ सब कुछ आने लगा, अपने आप लोग मिलने लगे कि ऐसा नहीं ऐसे करना है। और दूसरा आपका सवाल था कि कॉस्ट। डेफिनेटली जब आप कोई बड़ी चीज करना चाहते हो तो आप देखते हो कि मुझे कहीं से पैसा मिल जाए, या कोई मुझे सपोर्ट करे या हेल्प करे। पर्टिकुलरली ये सोशल कॉज है, ना किसी पर्सनल कॉज के लिए। लेकिन आपके थ्रू मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये ड्रीम पूरा करने के लिए मैंने खुद से सोचा कि नहीं, ये मेरा सपना है, ये मुझे पूरा करना है। ये जो जर्नी थी पंढरपुर टू लंदन, ये लगभग 40 लाख रुपए या आप 40,000 पाउंड बोल सकते हो, इतना खर्चा था। ओके। तो इसके लिए किसी ने फंडिंग नहीं किया। तो लोगों को लगता है यार हम भी ट्रिप के लिए निकल पड़ते थे, दैट इज एडवेंचरस ट्रिप, हमारा भी बहुत ड्रीम था बहुत सारी कंट्रीज घूमने के लिए, लेकिन कोई ये सोचता नहीं कि इसके लिए पैसा लगता है। रियलिटी मालूम नहीं। तो ये जो पैसा है, जैसे मेरा 40 लाख रुपए, ये मैंने खुद से लगाया कि मैंने सोचा नहीं, ये ड्रीम मैंने देखा है, पहला कदम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, रादर देन आस्किंग फॉर स्पॉन्सरशिप और किसी का नाम लेके मुझे नहीं चलना है, क्योंकि ये भगवान का काम है। जो भी दिया भगवान ने दिया, और भगवान की कृपा से मेरे पास है पैसा जो मैं इसके लिए स्पेंड कर सकता हूँ। तो पहली बात मैंने मन में ठान ली थी, ना मुझे किसी के पास जाना है, ना मुझे किसी से पैसा लेना है, जितना भी हो सके मुझे खुद से करना है। तो फियर वाला जो क्वेश्चन था सबके मन में था, इंक्लूडिंग मी, लेकिन किसी ने खुल के बात नहीं की, क्योंकि ये पूरा करना था। पैसे का सवाल था, यस पैसा लगेगा, और हो भी सकता है कि इससे ज्यादा भी लग सकता है जर्नी के टाइम, लेकिन सोच लिया था नहीं, अगर करना है तो कोई चीज को दिमाग में लाना नहीं है कि ये नहीं पॉसिबल होगा। तो यस, किसी के सहारे से नहीं, खुद के बलबूते पे, और पीछे जो मेरे आशीर्वाद देने वाले विट्ठल भगवान है, उनके भरोसे ये जर्नी निकल पड़ी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो फियर था, ये जो डर था मन में, जैसे मैं आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे कम हो रहा था। और जैसे ही मैंने एशिया से यूरोप आ गया, लगभग मेरा डर खत्म हो गया था। तो आपको लग रहा था कि जब आप गांव की जो चौखट रहती है उसके अंदर आते हो, ऐसे मुझे यूरोप लग रहा था कि मेरा गांव है अभी। तो नेचुरली ये सब चीजें आती है मन में, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो पैसा मैंने सोचा था, आई थिंक वो भी विद इन बजट रहा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान ने ये सब चाहा था कि मैं पंढरपुर से यूके निकल लूं, तो ये सब भगवान ने कर लिया। और अनिल जी, आपने जॉब की बात की, सो आई अंडरस्टैंड यू आर डूइंग अ जॉब, दैट्स द रियलिटी। सो एक जॉब करने वाला व्यक्ति 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है अपना वो सपना पूरा करने के लिए, जो एक कॉज है, सोशल कॉज है। कि जो ऐसे वारकरी जिनको वारी में जा नहीं सकते, उनको भगवान विठोबा का दर्शन अपने देश में, यूके में हो। वाव वाव, व्हाट एन इंस्पिरेशन। अनिल जी, ये सारी तो एक्साइटिंग चीज है, पर क्या कोई ऐसी कोई रात, ऐसा कोई दिन
जो सबसे डरावना रहा? ना कोई मदद, ना कोई दोस्त, ना कोई अपना, अनजान देश, पराया मुल्क और वो डरावनी रात और भय, डर ऐसा कि या तो छोड़ दे या पार हो जाए, ऐसा कोई अनुभव? डेफिनेटली एक ऐसी रात है जहां पे मुझे लग रहा था कि शायद ये जर्नी यहाँ पे समाप्त हो सकती है। तो जब हम लोग चाइना से किर्गिस्तान जा रहे थे, तो बेसिकली चाइना बॉर्डर वाज वन ऑफ द चैलेंजिंग बॉर्डर। सो जहां पे चाइना बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हम लोगों को लगभग 8 से 9 घंटे लगे। सो सुबह हमने चाइना का जो एंड वाला काशगर करके एक प्रोविंस है, वहां से हम लोग निकले थे किर्गिस्तान की तरफ। सो हमने ये प्लानिंग में किया था कि चाइना बॉर्डर्स आर ऑलवेज चैलेंजिंग, सो कीप लाइक 6 to 7 आवर्स फॉर बॉर्डर क्रॉसिंग। लेकिन वहां पे हम लोगों को लगा 8 से 9 घंटा। तो बाय द टाइम हमने चाइना बॉर्डर क्रॉस करके किर्गिस्तान में एंट्री किया, वहां पे रात के 7 बजे थे। तो नेचुरली किर्गिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग निकल पड़े अराउंड 8 o'clock 9 o'clock। किर्गिस्तान में हमने एंट्री किया, लेकिन वो बॉर्डर वाला एरिया था, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सुनसान रास्ता था। 9 साढ़े 9 बजे हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और हम लोग निकल पड़े, क्योंकि किर्गिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर आता है ओश, जहाँ पे हमारा स्टे था उस दिन का। तो अराउंड मिडनाइट हो गई थी ड्राइव करते करते, क्योंकि चाइना बॉर्डर क्रॉसिंग में टाइम लग गया था। बहुत जोरों से स्नो स्टार्ट हो गया था वहां पे। अराउंड रात के फिर 12 साढ़े 12 हम लोग ड्राइव कर रहे थे। 1 बजे एक ऐसा पहाड़ी एरिया था जहां से हम लोग ड्राइव कर रहे थे। बहुत जोरे से स्नो फॉल हो रहा है और हमारा जर्नी भी 2 घंटे का बाकी था। वो टाइम ऐसा था कि जहाँ पे स्नो पे हमारी गाड़ी, क्योंकि हमारी जो कार थी वो इंडिया मेड थी, तो हमारे टायर्स, हमारे वाइपर्स वो स्नो के लिए बने नहीं थे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा स्नो होता नहीं है। तो लिटरली हमारी गाड़ी जब हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जा रहे थे, स्किड हो रही थी। और पहाड़ी एरिया, पूरा घाट का एरिया था, एंड वाइपर्स जो है वो विंडशील्ड पे स्टक हो रहे थे। तो लिटरली आपकी गाड़ी भी स्किड हो रही है, विंडशील्ड भी स्टक हो रहा है, एंड आप बोल सकते हो जीरो विजिबिलिटी। मतलब लिटरली आप जहां पे बैठे हो उतना भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इतना हेवी स्नो हो रहा था। उसके ऊपर एक तकलीफ और थी, क्योंकि अगर हम लोग वो रुक जाते थे तो वो जो था कार्गो वाला एरिया था, चाइना एंड किर्गिस्तान बॉर्डर। अगर वो हम लोग वहां पे स्टॉप करेंगे तो पीछे से कोई कार्गो वाला ट्रक आके हम लोग को पीछे से ठोक सकता है। साइड भी नहीं रुक सकते, क्योंकि वहां पे पता ही नहीं था ये स्नो या खाई है। तो हमारे लिए एक ही सहारा था, जो रोड की साइड पे रेडियम्स रहते हैं, रिफ्लेक्टर रहते हैं, हाँ। बस उसको देखते चलो। तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने क्या किया था। ड्राइविंग जो ग्लास है वो नीचे किया, एक हाथ से आइस निकाल रहे थे ग्लास पे से, क्योंकि विंडशील्ड स्टक हो रहा था। तो हाथ से आइस निकालो, धीरे 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 गाड़ी आगे चलाओ, बस देखते जाओ कि रिफ्लेक्टर कहाँ पे है। लेकिन अगेन ऐसा लग रहा था कि शायद अगर हम लोग यहाँ पे रुक जाते तो पीछे से कोई ठोक सकता है, अगर हम लोग आगे बढ़ते तो पता नहीं हमारा रास्ता बराबर या किसी खाई में गिर जाएंगे। पहली बार मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता रहा हूं कि उस टाइम पे मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो मैंने मेरा मोबाइल निकाला और मेरी वाइफ को रात को 2 बजे लोकेशन भेजा कि दिस इज माई लोकेशन इन किर्गिस्तान। अगर कल मैंने तुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया, सो दैट इज वेयर आई वॉज प्रेजेंट। सो दैट मुझे दिमाग में आया कि आपको एक डर लगता है कि शायद अभी जर्नी आगे पता नहीं क्यों, क्योंकि पता ही नहीं था आजू बाजू में कौन है, ना आगे गाड़ी है ना पीछे गाड़ी है, जीरो विजिबिलिटी है, आपकी कार मेड नहीं है स्नो के लिए। बस आपका एक ही सहारा था, वो रेडियम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टर्स जो साइड में जो। करेक्ट। सो लेकिन भगवान आपको एक रे ऑफ होप देता है, मुझे लगता है। सो दैट वाज द रिफ्लेक्टर, वाज आवर रे ऑफ होप, कि उसको देखते देखते चलाओ। 1 घंटा गाड़ी ड्राइव कर रहे थे हम लोग, पहाड़ी से नीचे आ गए, एंड स्लोली वो स्नोफॉल भी थोड़ा सेटल डाउन हो गया था। तो मुझे लगता है वो एक मोमेंट था चैलेंजिंग, जहां पे लग रहा था कि नॉट जस्ट जर्नी, लेकिन कहीं लाइफ की जर्नी ना रुक जाए। हाँ। क्योंकि पता ही नहीं था आगे रास्ता क्या है, स्नो हेवी हो रहा था, सब कुछ। लेकिन भगवान ने चाहा था कि आपको सब चीजों से रूबरू करके निकलना है। तो ये भी एक एक्साइटिंग टाइम था जहां पे लगा कि खत्म हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है जब आपको जिंदगी में लगता है कि खत्म हो रहा है, वहां से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो जो शहर है ओश, किर्गिस्तान में, जहां जाने के लिए हम लोग ये चैलेंजिंग मोमेंट से गए, वहां पे नेक्स्ट दिन 150 बच्चे मुझे
वेलकम करने के लिए रास्ते पे खड़े थे। वाह, तो जैसे मैंने बोला कि आपको लगता है कहीं अंत हो रहा है, वो अंत नहीं होता है, वो शुरुआत होती है एक्साइटिंग जर्नी की। तो वहां से एक बहुत बड़ी एनर्जी मिली कि और जैसा शहर जो मैंने जर्नी के टाइम पहले बार नाम सुना था, वहां पे बच्चे आपको मिलने के लिए आ रहे, पादुका के दर्शन करने के लिए आ रहे, और दैट इज द मोमेंट कि आपको लगता है नहीं, ये पीछे वाला चैलेंज कुछ भी नहीं था, आगे जब मैं जाऊंगा तो एक्साइटिंग टाइम रहेगा। रिवॉर्ड्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन व्हेन यू व्हेन यू पास थ्रू अ फियर, जो चैलेंज से जाते हो उस टाइम ये रिवॉर्ड का अंदाजा नहीं आता। करेक्ट। बट इफ यू हैव पास थ्रू दैट, जब रिवॉर्ड मिल रहा है देन यू फील, वो रियलाइजेशन होता है यस कि जो चैलेंज था दैट वाज ऑट टू हैपन, ग्लैड दैट वी पास्ड इट। करेक्ट करेक्ट। अनिल जी, जैसे आपने ये रात की बात कही, चाइना के बारे में बात कही, ऐसे भी कोई बॉर्डर के कोई किस्से जो अनसुने हैं, अनकहे हैं, जिसकी कभी कैमरा के सामने कभी चर्चा नहीं हुई? डेफिनेटली जो चैलेंजिंग बॉर्डर बोल सकते हैं या रिमेम्बर वाली बॉर्डर जो बोल सकते हैं, हम लोग नेपाल से तिब्बत में एंट्री कर रहे थे। सो तिब्बत इज बेसिकली गवर्न बाय चाइना। सो हमारी जो कार थी, पूरा हमने रूट निकाला था इंडिया टू यूके। सो जो मैप था वो पूरे गाड़ी पे हमने चिपकाया था। और जैसे हमने चाइना इमिग्रेशन पे कस्टम में हमारी गाड़ी एंट्री की, 2 चाइनीज ऑफिसर हमारे गाड़ी के पास आए एंड दे वर टेकिंग अ पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ आवर कार। हम लोग को पता नहीं था क्या हो रहा है। उसके बाद आधे घंटे बाद और 2 ऑफिसर आए, बोले कि द मैप दैट यू हैव शोन ऑन द कार इज इनकरेक्ट। बोला इसमें क्या इनकरेक्ट? सो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। चाइना साइड दे थिंक अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना, और हम लोग इंडिया वाले बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा है। सेम गोज विथ अक्साई चीन जो नॉर्थ इंडिया में है, हमारा है, चाइना बोलते हैं हमारा है। सो दे आर सो मच डिटेल्ड इनटू दैट कि वो लोग पूरा वो मैप का फोटो लेके अपने सुपीरियर सीनियर्स को भेज रहे थे। सो ये चलता रहा लगभग 2-2.5 घंटे। उसके बाद हमने बोला यार ये क्या हो रहा है। तो 3-4 घंटे बाद एक सीनियर ऑफिसर आया हमारे पास, उसने बोला कि ये मैप रॉन्ग है, हम लोग आपको चाइना में एंट्री नहीं देंगे, सो यू हैव टू रिमूव दिस फ्लैग। तो हमने उनको 2-3 ऑप्शन दिए। हमने बोला कि ओके वी ऑनर योर थॉट्स, हम लोग वो चाइना का जो मैप है वो हाइड करते हैं जब तक हम लोग चाइना क्रॉस नहीं करते। बोले नहीं, यू हैव टू टीयर इट ऑफ। उसके बाद हमने बोला ओके दैट्स फाइन, देन वी विल टीयर ओनली चाइना एंड इंडिया मैप, जो आपको ऑब्जेक्शन है। बोले नहीं, उनको लगा कि हम लोग चाइना क्रॉस करने का वापस वहां पे चिपकाएंगे। सो लगभग ये 6 घंटा ओनली ऑन दैट मैप थिंग हमारा बहस चल रहा था। बहस नहीं बोल सकते, लेकिन कॉन्वर्सेशन चल रहा था, क्योंकि हम लोग को सेफली चाइना में एंट्री करना था। यू वोंट बिलीव, उन्होंने हम लोग को पूरा मैप फाड़ने को बोला, इंडिया टू यूके, एंड देन ओनली दे अलाउड अस टू एंटर इनटू चाइना। सो एक मन में ऐसा भी हो रहा था कि यार ये पूरा हमने मैप जर्नी का बनाया था, पूरे जर्नी में लेके जाना था। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी कंट्री में वो वहां के लोग हैं, अपने कंट्री के बारे में इतना सोचते हैं, जैसे हम लोग भारत के बारे में सोचते हैं ये मेरा वतन है जिसके बारे में हम लोग केयर करते हैं। सिमिलरली वो चाइना साइड वाले देख रहे थे कि हमारा ये पैट्रियटिज्म है, तो उन्होंने वो फ्लैग निकाले बिना हम लोग को जाने नहीं दिया अंदर। सो दैट इज लाइक अ मेमोरेबल थिंग। पॉलिटिकली या फिर जियोग्राफिकली दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन फॉर डिबेट, बट हाउ पीपल आर पैट्रियोटिक अबाउट देयर नेशन, वेरी नेशनलिस्ट। सो मुझे लगता है कि जो हम लोगों की राय वो भी उनकी राय है, लेकिन हम लोगों के लिए जर्नी आगे लेके जाना था, तो वहां पे ज्यादा बहस करके फायदा नहीं था, नहीं तो वहीं पे जर्नी खत्म हो जाती थी। सो वी वेंट अहेड। और उसके थ्रू मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपने बोला चैलेंजिंग बॉर्डर, सो ये चाइना का तो मैंने बताया। भगवान की कृपा से उसके बाद ना किसी बॉर्डर पे हम लोगों को रुकाया, ना किसी बॉर्डर पे हम लोगों को स्टक हुआ। जो भगवान के चरण पादुका है वो सिल्वर की बनाए, लगभग 3-3.5 किलो की है, तो आप उसको बोल सकते हो एक 3 लाख 4 लाख रुपीज या 3,000-4,000 पाउंड की। नेचुरली व्हेन यू क्रॉस बॉर्डर आपको कस्टम में वो डिक्लेयर करना पड़ता है, या फिर कस्टम पीपल दे विल आस्क यू एविडेंस ऑफ परचेस कि आपने कस्टम ड्यूटी पे। करेक्ट। मुझे बताते हुए खुशी हुई कि भगवान की कृपा से किसी भी बॉर्डर पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये चरण पादुका का इनवॉइस दिखाओ, ये चरण पादुका में अंदर क्या है दिखाओ। किसी भी बॉर्डर में नहीं, मतलब लिटरली हम लोगों का पूरा गाड़ी स्कैन हुआ, हम लोगों को पूरे एक्सरे के थ्रू पास किया, लेकिन कि वो जो भगवान के चरण पादुका एक बॉक्स में थे, वो बॉक्स पूरा ओपन था, किसी ने भी नहीं रुका। तो मुझे लगता है ये एक मिरेकल है
कि आपकी घड़ी, आपके ज्वेलरी सब कुछ चेक होता है थ्रू कस्टम्स, लेकिन ये बॉक्स को जो फियर था, मैंने आपको बताया कि ये कहीं जर्नी खत्म ना हो जाए, वो कहीं पे भी नहीं है. So that is, I think, a miracle again on the borders. Wow. So China remained a challenging one. Entry or exit दोनों. Oh wow, amazing. Oh, thank you. आपने ये एक बहुत बड़ी रियलिटी जो आपने दर्शकों को बताया. So अनिल जी, ये तो आपने challenges को पार करके जब आप यूके आए आपने ये बात कही. अनिल जी, यूके में आने के बाद मंजर क्या था? वो क्या नज़ारे थे? वो क्या एक्साइटमेंट था? या यूके वॉज अ डल? व्हाट वाज द रियलिटी? मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ. यूके तो एक्साइटिंग ही था, लेकिन उसके पहले क्या हुआ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ. जैसे मैंने बोला कि चाइना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जैसे किर्गिस्तान का एक छोटा सा गांव ओश, जहां पे 150 बच्चे वेलकम के लिए रेडी थे. सिमिलरली मुझे ये जो आपकी डेंजरस डरावनी रात थी, उसके बाद वाला जो शहर था, मुझे लगता है वहां से एक अद्भुत नजारा स्टार्ट हो गया था. ओके. सो किर्गिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान में ताशकंद में 50 से ज्यादा बच्चे ताशकंद जैसे शहर में आए थे मिलने के लिए. ओके. एंड देन जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जॉर्जिया इज द मेमोरेबल कंट्री. ओके. जॉर्जिया के तिबिलिसी जो टाउन है, जो कैपिटल है जॉर्जिया का, वहां पे 750 बच्चों ने एक भव्य प्रोग्राम आयोजित किया था, जहां पे भजन कीर्तन, बस उतना ही नहीं, जैसे महाराष्ट्र में एक परंपरा है, जो भी गांव में वारकरी आते हैं, वो वारकरियों को आप बहुत दिल से प्रसाद या भोजन देते हो, वैसे ही जॉर्जिया के तिबिलिसी में वो 700-750 बच्चों ने भजन कीर्तन किया. उसके बाद मुझे घर पे लेके गए, जैसे एक वारकरी कहीं से इंडिया से आया है, उसके लिए खाना खिलाओ, उसके लिए परोसो. उतना ही नहीं, रंगोली निकाली थी, रंगोली वहां पे टेबल निकाली थी. So Georgia was very memorable country, and then second city in Georgia is called Batumi. Okay. बस वैसे ही माहौल था. 200-300 बच्चे बातुमी में थे, जो बच्चे इंडिया से जॉर्जिया में पढ़ाई के लिए गए हैं, मेडिसिन के लिए. वो अद्भुत नजारा था, कभी हमने सोचा भी नहीं था इतना होगा. एंड देन जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, टर्की हो गया, बल्गेरिया हो गया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि टर्की के हाई कमीशन काउंसिलर जनरल ऑफ इंडिया ने, उन्होंने ये हाई एम्बेसी ने नोटिस किया. So they invited me in Turkey just to meet. Same with Serbia, Belgrade में मैं इंडियन हाई कमिश्नर से मिला. So they gave a best wishes कि you are doing a fantastic journey. रियलिटी में और रियल में जब मैंने यूरोप में कदम रखा, तो all memories started growing and growing. हर कोई कंट्री में जा रहा था, उससे बढ़ चढ़कर प्रोग्राम हो रहे थे. जैसे मैंने बुदापेस्ट, हंगेरी का कैपिटल है, वहां पे प्रोग्राम किया, 100-150 लोग थे. आगे मैं चेक रिपब्लिक प्राग में गया, 300-350 लोग. म्यूनिक 500 लोग. फ्रैंकफर्ट 600-700 लोग. तो जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, एक्साइटिंग जर्नी थे, लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे थे. एंड लग्जमबर्ग जो छोटा सा देश है, बेल्जियम एंड जर्मनी के बीच, आप सोच भी नहीं सकते, वहां पे विट्ठल भक्त या फिर महाराष्ट्रियन लोग, वहां पे 150 लोग आए थे लग्जमबर्ग में. एंड जो लास्ट वाला सेलिब्रेशन था वो था ब्रसल्स, बिफोर एंटरिंग इनटू यूके. ब्रसल्स में जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहां पे लिटरली आपको बताते हुए खुशी हो रही तुषार जी कि वहां पे जो ढोल ताशा, जो हम लोग गणेश फेस्टिवल में देखते हैं जनरली मुंबई में, पुणे में, ढोल ताशा के गजरों में उन्होंने वेलकम करने के लिए रास्ते पे आए थे. तो बेल्जियम के ब्रसल्स के रास्तों पे पूरा एक ऐसा माहौल हो गया था वारी के जैसा. एंड जैसे मैंने ब्रसल छोड़ के हम लोग फ्रांस आए, फ्रांस के कैले से फेरी लेके हम लोग एंट्री करने वाले थे यूके में. एंड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्साइटमेंट थी कि अभी ये मेरा जो सपना था पादुका यूके लेके आने, वो पूरा होने वाला था. तो एक्साइटिंग डेफिनेटली था. मेरे फैमिली को मैं मिलने वाला था 70 दिनों के बाद. एट द सेम टाइम इमोशन था कि ये सब कुछ मैंने जो सपना देखा था, जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे लोग सपना देखते लेकिन पूरा होने के लिए क्या एक्शन लेते, तो एक एक्शन पूरा होने वाला था. सो एक्साइटमेंट, इमोशंस, डर भी था कि 70 दिनों में इतने सारे लोगों ने भरोसा दिखाया कि ये बंदा पादुका लेके जा रहा है, आगे जाके इनका भरोसा मुझे साबित रखना है. तो जैसे मैंने कैले से डोवर में एंट्री की, सो डोवर जो पोर्ट है यूके का, मुझे बताते हुए एक फीलिंग, जो मैं सिमिलर फीलिंग का एहसास कर रहा हूं रामायण के साथ. जब भगवान श्री राम सीता माता को लेके लंका से अयोध्या आए थे, उनके मन में जो फीलिंग रही होगी कि मैं कुछ हासिल करके अयोध्या में आ रहा हूं,
सिमिलरली मेरे मन में एक फीलिंग था कि मैंने कुछ तो जिंदगी में कुछ अचीव किया है, एक सेटिस्फैक्शन था। और जैसे लोगों ने गुड़ी लिया था अयोध्या में भगवान राम के स्वागत के लिए, सेलिब्रेशन और वो सब, सिमिलरली यहाँ पे 300 से ज्यादा लोग डोवर में खड़े थे, भगवे पताकाएं हाथ में थे, किसी के हाथ में आरती थी, कोई ढोल बाजा लेके आया था, कोई बच्चे ट्रेडिशनल अटायर में थे वारकरी के। तो मुझे वो माहौल लग रहा था कि यार कुछ तो मैं अलग करके आया हूं। और जैसे भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे वैसे विट्ठल भगवान यूके पहुंच रहे, वो नजारा था वो देखने लायक था। मतलब ऑल मिक्स ऑफ इमोशंस। मतलब जैसे मैंने टच डाउन किया, मेरा बच्चा मेरी तरफ भागते आ रहा है 70 दिन के बाद, मेरे बीबी की आंखों में आंसू है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग आगे आ रहे पादुकाओं को हाथ लगाने के लिए, दर्शन लेने के लिए। मतलब हर एक का अपना अलग अलग भाव था। लोग मुझे देखने आ रहे थे कि ये बंदा कौन है, पहली बार मुझे देख रहे थे कि ये 70 दिन ड्राइव करके आया बंदा कौन है। तो जो यूके का नजारा था उस दिन का, आज मुझे भी याद है कि आज के दिन 20th of June 2025 को मैंने यूके में एंट्री किया था लास्ट साल, और आज का वो दिन है। तो मुझे खुशी है कि आज हम लोग ये फर्स्ट एनिवर्सरी कर रहे हैं। जो सेलिब्रेशन था, तो एक साल में जो कुछ जर्नी थी, आज मुझे लगता है बहुत खुशी है कि भगवान की कृपा से जो हमने सोचा था उससे भी बहुत बड़ा हो रहा है। मतलब जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं था कि ऐसा होगा, उससे भी बड़े स्तर पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पादुका का वेलकम हो रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग होते जा रहा है। सो आई थिंक दैट वाज द फीलिंग व्हेन आई एंटर्ड इनटू यूके। अ ड्रीम रियली टर्निंग इनटू अ रियलिटी। व्हाट अ फैंटास्टिक वन। करेक्ट। अनिल जी, यूके में आने के बाद आपने एक के बाद एक इवेंट्स करते गए, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, और रिसेंटली जो अभी जो ये इवेंट हुआ वाद्य महोत्सव 2026 6 जून को जो हुआ था, उसने इतिहास रच दिया। अनिल जी, एक बात बताइए, ये इवेंट करते वक्त कैसे चैलेंजेस, क्या कम्युनिटी ने आपको सपोर्ट किया? ये कैसे संभव हुआ कि आपने ये इतिहास को बनाया, रचा? जब मैंने यूके में एंट्री किया तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2025 में हमने 85 छोटे बड़े फंक्शंस किए अक्रॉस यूके। ओके। अब एंड देन मुझे पता चला कि ये जो कम्युनिटी है, ये अलग अलग टाउन्स, अलग अलग शहरों में अपने अपने एरिया में काम कर रही है, क्यों ना हम उनको एक साथ लेके आए। और जब मैं यूके के अराउंड घूम रहा था तो मुझे पता चला कि वहां पे बहुत अलग अलग टाइप वाले वाद्य महोत्सव, ढोल ताशा वाले पथक है। तो ये जो ढोल ताशा वाले पथक है अपने टाउन में प्ले कर रहे हैं, वहां के लोग उनको पहचान रहे हैं, क्यों ना हम लोग इनको एक साथ लाके एक सुर में पूरे यूके के लिए दिखाया जाए। 200 से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा लोग। मैं वहां पे आ रहा हूँ आपको बताने के लिए कि ये जो संकल्पना था, ये जो प्लानिंग था, ये लास्ट ईयर पूरे प्रोग्राम के थ्रू घूमने के बाद पता चला कि सबको इकट्ठा लाना है, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम करना है हम लोगों को। तो क्यों ना सोचा कि एक वाद्य महोत्सव किया जाए, कि सारे जितने भी ढोल ताशा पथक है। तो ये जो 6 जून 2026, ये डेट 2 चीजों के लिए स्पेशल है। एक, मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कोरोनेशन दिन, राज्याभिषेक। उसी दिन जितनी भी कम्युनिटी है उसको एक साथ लेके आना था। तो यूके में 13 से भी ज्यादा ढोल ताशा पथक है ग्रुप से, तो उनसे कनेक्ट किया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे एक ही जगह पे हम लोग को प्ले करना है, एंड दे ऑल काइंडली एग्रीड टू डू दैट। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 250 वादक, मतलब परफॉर्मर्स, 109 ढोल्स, 45 ताशा, 70 झांझ एंड 22 शंख एक साथ आके उन्होंने जो निनाद किया, जो गूंज उठी यहां से, वो भारत तक गई। और ये जो पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, उसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका जिक्र हुआ है। तो ये जो वाद्य महोत्सव था, ये तो कम्युनिटी बिल्डिंग था, सेलिब्रेशन ऑफ शिव राज्याभिषेक था। तो ये जो था, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि मोर देन 3,500 पीपल केम टुगेदर, जो विंडसर रेसकोर्स पे हुआ था। तो एक दैट इज अ सक्सेस, वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सक्सेस, कि जब कम्युनिटी एक साथ आती है तो आप क्या कर सकते हो। चैलेंजेस आपने पूछा, बहुत सारे चैलेंजेस थे कि इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए जहां पे ये इतना बड़ा वॉल्यूम होगा। आप इमेजिन कर सकते हो जब 109 ढोल्स एक साथ प्ले करेंगे, तो मेरे तो ईयर्स
जब प्रैक्टिस ये लोग कर रहे थे पतंग वाले, तो मेरे तो ये ड्रम्स मुझे लगता फट जाएंगे। तो बेसिकली ये चैलेंज था कि ऐसा वेन्यू हो जहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखी जाए कि लोगों को वो वॉल्यूम बेयर कर सके। तो इसीलिए हमने रेस कोर्स ओपन एयर वाला देखा। एंड द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज इन द यूके इज वेदर। अगर आप ओपन एयर में काम कर रहे हो तो आपको वेदर कंप्लायंट होना चाहिए। एंड देन कलेक्टिंग ऑल दीज पीपल टुगेदर, क्योंकि 3,000 से भी ज्यादा लोगों को आपको इकट्ठा करना है। दैट इज अ चैलेंज। सो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से लेके छोटे से छोटे रियल स्टार ने भी इसको प्रमोट किया। तो एक चीज ऐसी थी कि जब आप कोई अच्छी चीज करने जाते हो ना, लोग आगे आते हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इवेंट है इसके लिए 50 से भी ज्यादा स्पॉन्सर्स आए आगे। मतलब पहली बार हम लोग ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि 10 से 12 स्पॉन्सर को हमको पोलाइटली ना बोलना पड़ा। जनरली इवेंट में होता है कि स्पॉन्सर को आपको बुलाना पड़ता है, आ जाइए, लेकिन हमारे इवेंट में भगवान विट्ठल की कृपा से 50 स्पॉन्सर 1 महीने पहले आ गए थे। छोटे बड़े स्पॉन्सर, हमने किसी को भेदभाव नहीं किया। जो वारी की अपना बेस है सबको वेलकम किया। मतलब चाय वाले से लेके मैंगो मस्तानी तक और पान वाले से लेके मिसल पाव तक हर प्रकार के वेंडर्स वहां पे आए थे। एंड सेकेंड बिगेस्ट थिंग कि हमने 3,000 का टारगेट रखा था टिकट सेल के लिए। 1 हफ्ते पहले पूरा शो सोल्ड आउट हो गया था बिफोर द शो। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को नाराजगी सहने पड़ी हम लोगों को कि उनको हम लोग टिकट नहीं दे पाए। लेकिन दैट इज ए इंडिकेशन, अगर आप अच्छे भाव से, अच्छी श्रद्धा से कुछ करने जाते हो तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। एंड यही एक मोटिव है कि कम्युनिटी को एक साथ लेके आना है। हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी कल्चर है, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन को देके जाना है। तो जो वाद्य महोत्सव हमने किया और उसको सक्सेसफुल बनाया, उसका एक ही पर्पज है, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करना है। ना कि जस्ट प्रिजर्व करना है, उसको आगे वाले जनरेशन को देना है। तो हमारे जो आगे वाला जनरेशन यहाँ पे, उनको पता होना चाहिए व्हाट इज आवर रूट्स, जहां से हम बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक वी मैनेज टू अचीव दैट थ्रू वाद्य महोत्सव। पीपल केम अक्रॉस यूके, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न इंग्लैंड, यही नहीं यूरोप से भी लोग आए थे। इटली से 2 फैमिलीज आई थी, जर्मनी से 2 फैमिली आई थी। तो बहुत अच्छा था इसका रिस्पॉन्स। एंड आई थिंक अगेन मुझे सारे यूके के लोगों को शुक्रगुजार करना है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। एंड नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, आफ्टर डूइंग दिस वाद्य महोत्सव, लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि इसी वाद्य महोत्सव को हर साल किया जाए, ताकि हम लोग ये जल्लोश करें, हमारी संस्कृति को सेलिब्रेट करें। तो अगर भगवान ने चाहा तो हर साल ये वाद्य महोत्सव चलता रहेगा। वाह वाह, नाइस। ऐसा कोई टाइम जब ये डिस्कस करते वक्त किसी का डिसएग्रीमेंट होता था कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हुआ कभी टीम में अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट? नहीं, डेफिनेटली होता है। जब आप 2 अलग अलग विचारों वाले लोग इकट्ठा आते हैं तो डिसएग्रीमेंट होता है। यहाँ पे तो आपको बहुत बड़ी टीम को साथ में लेके जाना है कि क्या परफॉर्मेंस रखने हैं, टिकट का प्राइस क्या रखना है। मतलब ये जो इवेंट किया था, ये टेम्पल के फंड रेजिंग के लिए किया था, तो टिकट प्राइस क्या रखना है, इवेंट कहाँ पे करना है, कितने लोगों को एंट्री देनी है, खाना कौन सा रखना है, वेंडर कितने, तो हर एक लेवल पे डिसएग्रीमेंट था। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, अब अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो उसके पीछे पर्पस क्या है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जितने भी वॉलंटियर, जितने भी मेंबर्स थे, सबका पर्पस एक ही था। हमारा कल्चर, हमारा जो संस्कृति है, हम जिस मिट्टी से आते उसको यहाँ पे प्रिजर्व करना है। एंड देन सेकेंडली फंड रेजिंग करनी है टेम्पल के लिए। तो मुझे लगता है जब आपका विजन, आपका बेस अगर क्लियर हो ना, तो चैलेंजेस आपको आते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, देन लेकिन व्हेन वी लुक बैक कि हमने ये क्यों किया था, तो उसको आंसर मिलता है क्या से। तो अगर हमारा क्यों क्लियर हो तो क्या करना है इजी हो जाता है। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी क्लियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो चैलेंजेस ओवरकम हो गए। मैंने पहली बार देखा ऐसे किसी इवेंट पे इतने सारे लोग यूनाइट हुए। यूनाइटिंग अ हिंदू इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड यू डिड इट वेरी नाइसली, विच इज वेरी अप्रिशिएबल। उसी दिन अनिल जी एक दूसरा आपने शुरू कर दिया, दैट वाज अ ग्लोबल वारी। ये ग्लोबल वारी के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि आई थिंक वारी, आई मीन यू वांटेड टू ब्रिंग पादुका फ्रॉम इंडिया टू यूके। पिछले साल जो आप लेके आए, अब वही पादुका भी नहीं लेके जा रहे।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये वापस क्यों कर रहे हैं आप लोग। मतलब एक बार हो गया, सब हो गया, फोटो वोटो आ गए, यहाँ पे मंदिर भी बनने जा रहा है, तो अपन क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि वाद्य महोत्सव किया ये कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। सिमिलरली वारी इज अ 700 मोर देन 700 ओल्ड हिस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज है, विट्ठल भक्त है, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं जा सकते वारी के लिए। तो यहां से कुछ पादुका के दर्शन करके विट्ठल भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। तो वो जो वारी की परंपरा है उसको प्रिजर्व करने के लिए एक संकल्पना है कि क्यों ना हम लोग यूके से एक ग्लोबल वारी की जाए। तो ये पहली बार हो रहा है कि लंदन से भगवान विट्ठल के पादुकाएं पंढरपुर जा रहे हैं, और ना कि वो बाय फ्लाइट जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं। जो मैंने जर्नी किया था उसी रूट से जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा वेरिएंस है ये टाइम पे। वेरिएंस ये चीज है कि लास्ट ईयर मैं खुद ड्राइव करके आया था, लेकिन दिस ईयर वी आर डूइंग अ रिले वारी। ओके, सो इट इज अ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट कंसेप्ट। तो बेसिकली हम यूके वासी, यूके के लोग पादुकाएं दे रहे नेदरलैंड के पास, नेदरलैंड वाले दे रहे बेल्जियम के पास, बेल्जियम दे रहे फ्रांस, देन लग्जमबर्ग। सो हर किसी को हम लोग जैसे रिले में बैटन पास करते हैं, जैसे हम लोग ये बैटन पास ऑन कर रहे पादुका का। तो ये पादुकाएं जा रहे हैं जॉर्जिया तक, मतलब यूके, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है दिस ईयर पोलैंड इज गोइंग टू जॉइन एज वेल, चेक रिपब्लिक, हंगेरी एंड देन जॉर्जिया। बीच में टर्की में भी जा रहे हैं। जॉर्जिया के बाद पादुकाएं बाय फ्लाइट जाएंगी इंडिया, एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे, एंड देन फ्रॉम पुणे वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स पंढरपुर। जो एक्चुअल जो ओरिजिनल जो मैंने आपको बताया कि पिछले 7 साल से मैं कर रहा था, तो ये पादुकाएं जा रही है आलंदी से वॉक करते हुए पंढरपुर, सो भगवान विट्ठल चरण स्पर्श करने के लिए। तो मेन पर्पज यही है कि जो परंपरा है उसको प्रिजर्व करनी है। सेकेंडली यूके के लोगों को तो हमने यूनाइट किया है, जो लास्ट ईयर प्रोग्राम हुए, वाद्य महोत्सव हुआ, सो अभी इसको यूके तक सीमित नहीं रखना है, इसको ग्लोबल करना है। तो जैसे मैंने आपको कंट्रीज के नाम बताए, वहां के लोग बढ़ चढ़ के बॉर्डर तक आ रहे हैं पादुका लेके जाए, बस पादुका कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे अपने अपने टाउन में फंक्शंस कर रहे हैं। सो वी आर कनेक्टिंग ऑल द पीपल अक्रॉस द ग्लोब ये वारी के थ्रू। जो कम्युनिटी बिल्डिंग है नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूके, वी आर कनेक्टिंग मल्टीपल कंट्रीज टुगेदर। जो हम लोग श्रृंखला बना रहे हैं, जैसे माला होती है, माला में हर एक मोती आता है एंड उसकी श्रृंखला बनाते हैं। सो ये जो वारी है ये धागा है वो श्रृंखला का। वारी के थ्रू हम लोग लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल वारी है पहला साल है, और मैं विट्ठल भगवान से, रुक्मिणी माता से प्रार्थना करता हूं ये हर साल होते रहे। किसी ने 700 साल 750 साल पहले ये वारी 1 या 2 लोगों ने शुरू की होगी, तो आगे जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मुझे लगता है कि ये लिखा जाएगा कि अभी बस भारत के अंदर से नहीं, महाराष्ट्र के अंदर से नहीं, पूरी दुनिया भारत के बाहर से लोग पंढरपुर आ रहे हैं ये वारी परंपरा, जो सिंप्लिसिटी है, डिवोशन है, लव, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन अनिल जी, मैं जानना चाहता हूँ ये पादुका का क्या, अगर ये दोबारा चले गए तो क्या वापस आएंगे? तो क्योंकि अब लोग तो कहेंगे भाई पादुका चले गए, अब हमारे भगवान चले गए। नहीं, अभी ये जो पादुका है बेसिकली ये उत्सव पादुका है। तो जो मंदिर बनेगा उसमें जो स्थापित होगी वो अलग पादुका है। ये जो उत्सव पादुका है जो मिरवणुक के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो वारी के लिए, प्रोसेशन के लिए यूज होते हैं। तो मंदिर के लिए जो आप पादुका लेके आए वो यहीं पर है, यहीं पे है। और ये जो है ये वारी पे चलने वाली जो करेक्ट। और हर एक टेम्पल में इंडिया में ये ऐसा ही होता है, भगवान को स्थापित की हुई पादुका और एक चल पादुका, एक स्थिर पादुका रहती है जहां पे हम लोग उसको प्रस्थापित करते हैं, और एक चल पादुका रहती है वो अलग अलग फेस्टिवल्स के लिए, वारी के लिए, प्रोसेशन के लिए यूज की जाती है। तो ये जो पादुका है पंढरपुर जाएंगी, वहां से हम लोग उसको बाय फ्लाइट वापस यूके लेके आएंगे। तो यहाँ पे 25 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी है। तो आषाढ़ी एकादशी के दिन यूके वासी वहां पे पादुका के दर्शन ले सकते हैं, जो पादुका विट्ठल भगवान के चरण को स्पर्श करके आए। तो दैट इज द जर्नी कि हम लोग को वहां से आशीर्वाद लेके यहाँ पे आना है। यहाँ पे लोगों के फैमिली इश्यू रहेंगे, जॉब रहेगा, जो जा नहीं सकते वहां पे, तो उनके लिए यहाँ पे लेके आए। अनिल जी, इतनी सारी जो आपने जो बात कही, कम्युनिटी की बात कही, कम्युनिटी को एकत्रित किया वगैरह वगैरह, एंड ऑब्जेक्टिव मंदिर बनाना है। इंडिया में अगर मंदिर बनाना तो शायद रास्ता आसान है, पर यूके में उसके चैलेंजेस कुछ और ही है। लोगों को लगता है कि यार सिंपल है यार, एक जगह ले लो, दीवारें खड़ी कर दो, क्या चैलेंजेस है? नहीं, डेफिनेटली यूके में जब हमने ये स्टार्ट किया जर्नी, डेफिनेटली लगता है कि इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क। मतलब घर बनाना बहुत इजी है, लेकिन मंदिर बनाना बहुत हार्ड है, क्योंकि 2 चीजें इसके लिए रहती है। फंडिंग,
आपके पास पैसा इनफ होना चाहिए टू बिल्ड दैट टेम्पल. एंड सेकेंड, गवर्नमेंट जो भी प्रोसेसेस है, गवर्नमेंट कंप्लायंस है, उसको फॉलो करना है. सो ये दो बहुत बड़े हर्डल्स है. लेकिन मुझे दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि वी आर वेरी स्मॉल चैरिटी, स्टार्टेड लास्ट ईयर 10th of July 2025. We registered our charity in the UK, और within 6 months we managed to secure our place. So लोगों का जो कॉपरेशन है, लोगों ने बढ़ चढ़ के डोनेशन दिया, उसके थ्रू हमने ये सक्सेस अचीव किया विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. चैलेंजेस, यस, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. मतलब जो प्रोसेस है यहाँ पे, आपको सर्विस करने हैं, प्लानिंग एप्लीकेशन करना है, दैट इज वेरी लॉन्ग जर्नी. वी आर गोइंग थ्रू दैट जर्नी नाउ. मैं मतलब आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एक जो आपका बड़ा इवेंट है, जैसे आषाढ़ी एकादशी है, उस दिन कितना फुटफॉल होगा, कितना नॉइज होगा, वेयर द पीपल आर गोइंग टू पार्क, ये सब पूरा आपको एक प्लान बताना पड़ता है काउंसिल को. ओके. सो इफ यू आर गोइंग टू से कि हमारे पास 1000 लोग आने वाले हैं, तो कितने कार्स आएंगे, कार्स पार्क करने के लिए जगह कहाँ पे, अगर जगह नहीं है तो वेयर यू आर गोइंग टू हायर अ प्लेस, वहां से लोग कैसे आएंगे. तो आपको मतलब बस पार्क एंड राइड वाला ऑप्शन देना है, नॉइज का आपको ऑप्शन देना कि कितना नॉइज होगा, वेस्ट मैनेजमेंट, आपका जो वेस्ट निकलेगा वो कहाँ पे मैनेज होगा. सो देयर आर लॉट ऑफ सर्विस वी हैव टू डू, मतलब जो हमने प्री थॉट भी नहीं किया होता है. लेकिन मुझे लगता है ये सब पार्ट ऑफ दैट जर्नी. लेकिन अनिल जी, यूके में एक हिंदू मंदिर बनाना इटसेल्फ इज अ प्रैक्टिकल चैलेंज एंड टास्क. लोकल अथॉरिटीज का, ये तो जैसे आपने इवेंट की बताया, लेकिन लोकल अथॉरिटीज की परमिशंस, जब एक टेम्पल बनाने की बात आती है, political pressures, the way the dynamics are changing of UK. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. पीटरबोरो का हिंदू टेम्पल इज एट अ रिस्क. सो अनिल जी, डू यू फोरसी सच रिस्क? डू यू हैव फियर फॉर सच सॉर्ट ऑफ रिस्क? नहीं, डेफिनेटली फियर तो है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, काउंसिल के थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हैं. फियर रहता है कि कहीं पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो जाए, या एक्सटर्नल फोर्सेस ना आ जाए जो हमारा ड्रीम है उसको सक्सेस करने के लिए. तो फियर ऑलवेज रहेगा. लेकिन हमने जो ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं कि अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को डटे रहना है, उससे बाजू नहीं हटना है. क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी एम हैज सम चैलेंजेस. करेक्ट. तो हम लोग को उसके लिए रेडी है. अभी तक भगवान की कृपा से कुछ पॉलिटिकल अपोनेंट्स या कोई चैलेंजेस तो नहीं आए, और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के ऐसा ही स्मूथली ये सब हो जाए, और एक दिन हम लोग अपने खुद के मंदिर में बैठे भगवान से प्रार्थना करें, जो हमने जर्नी लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है उसका एक संकल्प पूरा हो जाए. सो अभी तक ऐसा चैलेंजेस तो कुछ आए नहीं है, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि नहीं आएंगे. लेकिन एक ही है कि हमारी कम्युनिटी को इकट्ठा रहना है. सो यूनिटी इज द की. When you are together, it's difficult to break. So जैसे हमने वो बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि सब लकड़ियां इकट्ठी आ जाती है, हाँ, एक लकड़ी आती है तो इकट्ठा कर सकते हैं. तो that is the main purpose. So you have to be together. Doesn't matter ups and down आए, and that is the important message I have to give. Community building. Stay together and you will achieve the success. तो जैसे तुषार जी मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी बिल्डिंग है. सो क्यों कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है? जैसे यूके में डायनामिक्स चेंज हो रहा है, और हम लोगों को कम्युनिटी को इकट्ठा आना है. कैसे आना है? इकट्ठा आना है मतलब कैसे आना है? तो जो भी मंदिर है, जिस परिसर में आप रहते हो, जहाँ जितने भी मंदिर है, अगर आपके परिसर में नहीं है मंदिर, तो जहाँ पे भी आप जाते हो त्योहारों के लिए या दर्शन करने के लिए, आप सोचिए उनको चलाने के लिए लगता है पैसा, लगता है फंडिंग. और हम लोगों का जो विठोबा का मंदिर बनना है उसके लिए भी फंडिंग चाहिए. लेकिन मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि खाली विठोबा का ही दे दो. जितने भी आपके सराउंडिंग में मंदिर है, हर किसी को आप थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. अगर आप आज एक कॉफी पीने जाते हो यूके में, तो एक लाते या कैपेचिनो 5 पाउंड में मिलता है. महीने में हम लोग अगर 2 बार कॉफी पीते हैं तो 10 पाउंड हो जाता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो 10 पाउंड एक ही टेम्पल को दे दीजिए. आप 2-2 पाउंड 5 टेम्पल को डायरेक्ट डेबिट लगाइए. मतलब मैं मेरे कल्चर के लिए, मेरे धर्म के लिए मैं मेरी 2 कप ऑफ कॉफी सैक्रिफाइस कर रहा हूं. हम लोग ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम लोग बोल रहे बस 2 कप ऑफ कॉफी सैक्रिफाइस कीजिए. 2-2 पाउंड का डायरेक्ट डेबिट हर एक टेम्पल के लिए लगा दीजिए. 3-4-5 जितने भी टेम्पल होंगे, उसे होगा क्या? बूंद बूंद से ना सागर बनता है. वो टेम्पल के लिए एक मोटिवेशन, एक बैकबोन मिल जाएगा फंडिंग का.
ताकि वो बहुत आगे चढ़ के वो प्रिजर्व करे। पीटर बोरो वाला जो आपने एग्जांपल बोल दिया, व्हाई दैट इज फीलिंग ऑफ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग और पैसा। और ऐसा हम लोग को देखना नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें है, लेकिन ये आज पीटर बोरो का होगा, कल और किसी टेम्पल के साथ हो सकता है। तो इसके लिए चाहिए फंडिंग, इसके लिए चाहिए कम्युनिटी टुगेदरनेस। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विट्ठल मंदिर के लिए दे दीजिए, आपके सराउंडिंग में मंदिर है उसको दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांग रहे, आपकी खुशी है तो ज्यादा दे दीजिए। आप 1 कदम चलोगे, भगवान आपको 10 कदम दे देगा। जहां पे भी मर्जी हो दे दीजिए। आपके कुछ स्पेशल डेज है, जैसे आपके बेटों का, बच्चों का बर्थडेज है, आपकी एनिवर्सरी है, कुछ मेमोरेबल डे है, कुछ अचीव किया है, उस दिन सेलिब्रेशन कीजिए, भगवान को देखिए, ताकि आपको मेमोरी हो जाए। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, बस एक स्टेप निकालिए, कुछ लाखों करोड़ की मांग नहीं करे, छोटा सा दीजिए, आप देखो ये कहाँ पे निकल जाएगा। और ये आपके लिए नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए, आपके बेटों के लिए, बेटे के बेटों के लिए, उसके बेटे के बेटों के लिए। क्योंकि ये जो मंदिर बनता है ना, वो 1 साल 2 साल के नहीं, 100 200 300 साल पुराने के लिए होता है। जैसे मैंने वारी का जिक्र किया, दशक के बाद दशक। ये वारी हम लोग क्यों कर रहे हैं, ग्लोबल वारी क्यों कर रहे हैं, वाद्य महोत्सव क्यों कर रहे हैं, ये हिस्ट्री कभी किसी ने किया है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मंदिर बनेगा, ये हमारे लिए नहीं है, आगे वाले जनरेशन के लिए, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि उनके एंसेस्टर्स क्या थे, उनके रूट्स क्या थे। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम यहाँ के हमारे जीवन काल में कुछ छोड़ के जाए आगे वाली जनरेशन के लिए। सो आई थिंक दैट इज द मैसेज कि आप एक साथ आ जाइए, इकट्ठा हो जाइए, और जो डायनामिक्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू बी टुगेदर एंड वी हैव टू हैव प्लानिंग। सो अनिल जी, आपने अभी फंडिंग के बारे में बात कही। अनिल जी, एक बात बताइए, मंदिर बनाने के लिए आपको ये अकेले का तो काम है नहीं, तो रियलिटी में आपको कम्युनिटी का कितना सपोर्ट मिल रहा है? क्या हिंदू कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है? और अगर वो सपोर्ट कर रही है तो अभी तक आपने कितना फंड इकट्ठा किया है, और आपको कितना और फंड की जरूरत है? नहीं, डेफिनेटली मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई वॉज थिंकिंग इन डिफरेंट वे कि लोग नहीं आते हैं, लेकिन लास्ट के 6 महीने में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया है फंडिंग में। तो मैंने जो आह्वान किया था कि आप 1 कप ऑफ कॉफी डायरेक्ट डेबिट लगाइए, तो लगभग 350 लोगों ने मंथली डायरेक्ट डेबिट लगाया, मिनिमम ऑफ 10 पाउंड। तो उससे महीने का जो खर्चा है वो निकल रहा है। उसके बाद हमने एक जो जगह देखी है, अभी तक सरप्राइज है सबके लिए, एक आगे वाले 2-3 महीने में हम लोग उसको अनाउंस करेंगे जोर शोर से। तो उसके लिए चाहिए था फंडिंग, ये ऑक्शन की प्रॉपर्टी थी। तो बेसिकली हमने लोगों के पास गए हम लोग, और 2 Feb को हमने लोगों से पूछा कि हम लोगों को 400 को चाहिए, 400,000 पाउंड वी नीडेड फॉर दी परचेस ऑफ द प्रॉपर्टी। बाकी का जो फंडिंग था वो डोनेशन के थ्रू लास्ट के 6 महीने में पूरा हो गया था, लेकिन वी वर शॉर्ट ऑफ 400,000 पाउंड्स। आपको बताते हुए खुशी हो रही तुषार जी कि 2 Feb 2026 को हमने लोगों से अपील किया, 24 Feb को अकाउंट में 400,000 पाउंड्स थे। हमने लोगों को बोला आप डोनेशन मत दीजिए, आप 0% इंटरेस्ट के थ्रू चैरिटी को पैसा दे दीजिए एज अ लोन। लोगों ने 50,000, 30,000, 20,000 एज अ लोन दे दिया। तो मुझे अभी दर्शकों से अपील है, ये जो लोगों ने खुले दिल से लोन दे दिया, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी डोनेशन किया था उनकी हिस्से का, अभी लोन जो देते उनको रीपे करना है। तो वी हैव टू रीपे दैट 400,000 पाउंड। मैं आपके थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपकी मर्जी हो डोनेशन कीजिए, डायरेक्ट डेबिट लगाइए, क्योंकि अगर ये एक मंदिर बनेगा, ये खाली एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं रहेगा, आपके लिए एक कम्युनिटी बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट रहेगा, आपके बच्चों के लिए, आपके जनरेशन के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए इकट्ठा होने वाली एक प्लेस रहेगी। अनिल जी, लोगों के मन में परसेप्शन है कि मंदिर इज अ बिजनेस। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मंदिर इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें से पैसा कमा सके। क्या रियलिटी है? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे मंदिर उनके कारण जो अच्छे मंदिर वो बदनाम हो रहे हैं। भगवान ने हम लोग को दे दिया, हम लोग अभी 15 साल से यूके में रह रहे हैं। अगर हम लोग को बिजनेस करना है तो ऑलरेडी हम लोग अलग अलग हमारे फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, भगवान के थ्रू कैसे करेंगे? लेकिन ये जो हम लोग बना रहे हैं, हमारा पर्पज, मैंने पहले बताया था कि हमारा पर्पज और विजन क्लियर है, क्यों कर रहे हैं हम। जब तक हमारा क्यों क्लियर है, ये चीज नहीं होगी बिजनेस की। अगर हमारा क्यों है पैसा कमाना, तो उस दिन लोग हम लोगों को गालियां देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा क्यों है
मंदिर बनाना है, हमारी आस्था का स्थल बनाना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो मंदिर में मीटिंग्स होती थी, प्लानिंग होती थी फ्रीडम फाइटिंग की। अगर फ्रीडम फाइटर को चाहिए तो वो बिजनेस बना सकते थे मंदिर का, लेकिन उन्होंने वो प्लेस को यूज किया रिवोल्यूशन के लिए। तो मुझे हम लोगों को जो बनाना है मंदिर कम्युनिटी के लिए, दैट इज गोइंग टू बिल्ड एंड प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड मेक अ रिवोल्यूशन। बिजनेस लोग जो जिनको करना है वो करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कर्म, आप जो बीज बोते हो वही उगता है। अगर आपने मंदिर बनाते समय गलत बीज बोए तो आपको वो भुगतना पड़ेगा। अगर आप भगवान में मानते हो, so what goes around comes around so that is the key. so कर्म is the main thing. आप अच्छे कर्म करो, अच्छा ही होगा। तो मंदिर ये साल बने, नेक्स्ट साल बनेगा तो डेफिनेटली, लेकिन उसको बिजनेस की तरह नहीं देखना है, उसको आपको एक आस्था का प्रतीक है। आपने जो ड्रीम देखा है, जो सपना देखा है, वो पूरा करने के लिए देखना है। So of course, I think what you are trying to refer is the funding to operate, to run the expenses. Correct. ऐसी कोई एक बात जो कम्युनिटी ने आपको दी जो आप एक्सपेक्टेशन से परे था? रिस्पेक्ट इज द वन थिंग। मतलब बिफोर 14th of April 2025 आई वॉज अ कॉमन मैन। 9 to 5 जॉब, फैमिली, घर पे आना है, वीकेंड को खाना खाने बाहर जाना है, घूमने जाना है। अभी जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द कम्युनिटी कमिंग टुगेदर। अगर आप राइट डायरेक्शन में जाओ, आप अच्छे भाव से लोगों के पास जाओ, लोग आपको मानते हैं। हम लोग आजकल बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, लोग सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है लास्ट के 1.5 year में इफ यू अप्रोच देम प्रॉपरली, दे आर गुड पीपल। अगर हम लोग गलत भाव से उनके पास जाएंगे, वो भी आपसे गलत बर्ताव करेंगे। सोसाइटी कैन सेंस योर जेन्युइनिटी इन फैक्ट। करेक्ट। अगर आपने जेन्युइनिटी दिखाई, आपका इमोशंस उनके साथ कनेक्ट किए, तो वो आपसे जुड़ जाते हैं। सो आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 1 year इज कम्युनिटी वांट टू कम टुगेदर। बस आपको उनको रास्ता दिखाना है। अगर बस को रास्ते पे या फ्लाइट को अगर चलाना है तो पायलट अच्छा होना चाहिए। तो लोग एक फ्लाइट में 300-350 लोग रहते हैं, हम लोग को पता नहीं है पायलट कहाँ पे उड़ा के लेके जा रहा है, लेकिन लोग निश्चिंत पीछे सोते हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि पायलट हमारे डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। सो मेरा काम है टू बी अ ड्राइवर ऑफ दैट जर्नी। जब तक मैं अच्छे डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा हूँ, तब तक लोगों का भरोसा है मेरे पे। तो मैं, आपने पूछा क्या मिला अनएक्सपेक्टेड, फर्स्ट इज रिस्पेक्ट एंड देन भरोसा। जो मैंने 400 का आपको बोला कि आज आप किसी को रास्ते से चलते हुए 10 पाउंड भी मांगोगे तो लोग जल्दी से नहीं देते, लेकिन लोगों ने एक आह्वान करने के बाद 400 के आपको दे दिया, वो भी 0% लोन। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज अ भरोसा जो उन्होंने आप पे किया है। आप जितनी फंड्स के फिगर्स की बात करते हैं, डू यू फियर ऑफ चैरिटी कमीशन कमिंग बैक टू यू? आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जो पैसा लिया है वो लोगों से ले लिया है थ्रू प्रॉपर लीगलाइज वे। ओके। सो इसके लिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई चैरिटी कमीशन आ जाए, क्योंकि जो हमने Day 1 से स्टार्ट किया है दैट इज थ्रू प्रॉपर चैनल्स। हमारे पास लीगल कंसल्टेंट है, अकाउंटेंट्स है, हु आर कंसल्टिंग एंड गाइडिंग अस थ्रू दिस प्रोसेस। जो भी करना है प्योर हार्ट से करना है। गलतियां हो सकती है, नो वन इज परफेक्ट, हम लोगों से गलतियां हो सकती है, लेकिन वी आर हियर टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, वी आर हियर टू बी आंसरेबल टू द पीपल। ऐसा नहीं कि हमने पैसा ले लिया और कहीं पे जाके छुप जाएंगे, लोगों से दूर भागेंगे, नहीं। अगर मिस्टेक हो गया, आगे आके लोगों से बोलेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई है, वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई दैट एंड देन वी आर गोइंग टू प्रूव योर जो डोनेशन आपने दिया है वो सही जगह पे जा रहा है, वो हम लोग प्रूव करेंगे। राइट। अनिल जी, आपने इतने देशों की यात्रा की जिसको आप वारी कहते हैं, आपने अपने जेब से 40,000 पाउंड खर्च किया, 40 लाख रुपया खर्च किया, इतने सारे इवेंट किए, सब कुछ, आपने क्या पाया? अगर हम लोग देखने जाए मैंने क्या पाया, उसका मूल्य किसी पैसे से भी बहुत ज्यादा है। आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग बात करते हैं वो किसी बैंक अकाउंट में नहीं है, वो मेरे ब्लेसिंग्स में है। भगवान की ब्लेसिंग्स, जो मेरे पीछे बैठा है उसकी ब्लेसिंग है मेरे पे। जो लोग जो मैं उनके पीछे खड़े हैं, जिनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उसके बलबूते पे मैं आज खड़ा हूं। 1 साल पहले भी मैं नौकरी करने वाला सामान्य आदमी था, आज भी मैं वही सामान्य आदमी हूं, लेकिन आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि अनिल से मेरा जर्नी हुआ और आज मैं पहुंचा हूं मावली तक। लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था बनाऊं। जब पूरे यूके में घूमता हूं
लोग पैर छूने आते हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं है, वो इंसान में है। वो जो इंसान में भगवान है वो ढूंढने के लिए लोग आज आगे आ रहे हैं, और वो जो मैंने पाया है उसका मूल्य नहीं है। सो बेसिकली सबका प्यार मिला है, मुझे भक्ति मिली है, और विट्ठल भगवान के प्रति श्रद्धा और तगड़ी हो गई है कि जो कुछ मैंने किया है उससे और ज्यादा कैसे करूं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, और जो मैंने जन्म लिया है वो जन्म कहीं तो भी सत्कर्मी लग रहा है। जिस धर्म से मैं आता हूं, सनातन से आता हूं, जिस मिट्टी से मैं आता हूं, उसके लिए कुछ करने का योग मुझे मिला है। वो करने के लिए वो 40,000 पाउंड कुछ भी नहीं है। जिंदगी में जो मैंने समय बिताया है लास्ट के 1 साल के लिए ये मिशन की तरफ, उसको मैं आज आगे लेके जा रहा हूं। उसके लिए भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है वो मेरे लिए फल है। तो आई थिंक इसके पीछे जितने भी सारे लोगों का, इंडिया से लेके यूके तक जर्नी में जितने भी 22-23 देश आए, सबका कनेक्शन है मेरे साथ। मैंने क्या पाया है तो मैंने लोग पाए हैं, मैंने क्या पाया है तो श्रद्धा पाई है, मैंने क्या पाया है तो आस्था पाई है, मैंने क्या पाया है तो प्रेम पाया है, मैंने क्या पाया है तो डिवोशन पाया है, और सबसे बड़ी बात मैंने क्या पाया है तो विट्ठल रुक्मिणी जी का आशीर्वाद पाया है। सो व्हाट अ वंडरफुल बात आपने कही अनिल जी। आई मस्ट से थैंक यू कि आपने हमारे शो के लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को आपने सपना देखने की शक्ति दी। दोस्तों, सपना देखना ये भूलिएगा नहीं, और अगर आपने भी सपना देखा है और उसे ड्रॉवर में बंद कर दिया है तो यह समय आया है, ड्रॉवर को खोल दीजिए। वो भय निकालने का क्षण है, ये उसे निकाल दीजिए। दोस्तों, सपना देखना ये हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उसे पूरा करने की शक्ति, क्षमता, विचार ये आपके अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता आपको। इसी के साथ मैं आज आपको अपील करना चाहता हूं, अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारा ये एपिसोड स्पॉटिफाई पर भी है, तो आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं इसे। और इतना ही नहीं, आपको क्या क्या चीज पसंद आई, क्या आप ऐसे विजन में जुड़ना चाहोगे? कमेंट में लिख के भेजिए, जी हाँ मैं जुड़ना चाहूंगा। क्या आपको लगता है सनातन धर्म का आस्था का जो एक प्रतीक है मंदिर, वो होना चाहिए? कमेंट में लिखिए, जी हाँ मंदिर होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो अपील अनिल जी ने कही कि आप अपने धर्म को बचाने के लिए आप छोटा सा योगदान दे, क्या वो सही अपील है? अगर आपको लगती है तो कमेंट में लिखिए, अपील बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड फिनिश करते हैं। मिलते दोबारा एक नए विषय को लेकर, ऐसे ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीजों के साथ, नई रियलिटी चेक के साथ। आज की रियलिटी हमने चेक पूरी की है। सपने पूरे होते हैं, देखने की हिम्मत रखिए, पूरा करने की हिम्मत रखिए। जय हिंद।